हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। एग्रीमेंट से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट भी क्या होता है ये भी हम बेसिक तो जान ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में एडवांस लेवल तक जानेंगे और साथ ही साथ इसमें जो केसेस हैं 2-3 उनको भी समझेंगे कि एग्रीमेंट से रिलेटेड दुनिया में कौन कौन से अद्भुत अद्भुत केस हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके मीनिंग से लेकर। देखिए मीनिंग क्या कहती है, ठहराव किसी प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति। देखिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ठहराव यानी एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल तथा उसकी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस को कहते हैं। प्रपोजल दिया गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, दैट वी कॉल्ड क्या होता है, वो एग्रीमेंट होता है। सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष काम को करने या ना करने का वादा करते हैं। भाई प्रॉमिस ही तो हुआ, है ना। मैं लीगली आपको अगर बताऊं तो हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि अगर प्रपोजल है, अगर एक पर्सन ने किसी को प्रपोजल दिया है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, अगर वो एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, और फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस प्लस अगर वो कॉन्सिडरेशन में है यानी उसके लिए कोई प्रतिफल भी है ना, प्रतिफल दिया तो इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। और यही एग्रीमेंट अगर पॉसिबल बाय लॉ है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ये चीज क्लियर रखिए अपने माइंड में, जिससे आपको ना थ्योरी अगर लिखना होगा तो बहुत इजीली लिख सकते हैं, खासकर बीकॉम वाले। ठीक है, थ्योरी में आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन है इसकी ये कि ये लीक द्वारा दी गई डेफिनेशन है। ठीक है, इसको लीक ने दिया है कि ठहराव से अभिप्राय ऐसे दो व्यक्तियों के बीच सहमति से है जो किसी किए गए विषय पर एक मत है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर दोनों की मत जो है, भाव जो है वो सेम है, ऐसे दिए गए विषय पर क्या है, वो एक मत है। तो ऐसे एक मत विषय जिस पर उनकी क्या हो, सहमति हो, ऐसे एक मत विषय को क्या कहते हैं, ठहराव। ठीक है, यानी एग्रीमेंट कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसकी सेक्शन 2E क्या कहती है एग्रीमेंट की डेफिनेशन को लेकर, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। मीनिंग क्या हो जाएगा, इवन प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर दैट वी कॉल्ड, या कह सकते हैं इज ऑन, इज एन क्या है वो, एग्रीमेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम उन केसेस के बारे में जानने के लिए जो दुनिया में एग्रीमेंट से रिलेटेड हुए हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप समझेंगे कि एग्रीमेंट कहाँ वर्क करता है, कहाँ वर्क नहीं करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं केसेस के बारे में। ठीक है, पहला केस जो इंग्लैंड के निवासी हैं श्री वेल्फर, उनकी उनके और उनके पत्नी के बीच में हुआ है। इस केस में क्या हुआ था कि जो वेल्फर है, श्री वेल्फर है यानी मिस्टर वेल्फर है, ये इंग्लैंड के मूल निवासी थे और श्रीलंका में जॉब करते थे। अपनी पत्नी को लाने के लिए ये इंग्लैंड श्रीलंका से गए और वहां इनकी पत्नी बीमार थी, तो इनकी पत्नी आ नहीं सकी इनके साथ श्रीलंका। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं ना आपको 30 पाउंड मंथली भेजा करूंगा, ठीक है, जिससे आप अपना खर्चा चला सको। पर श्रीमती वेल्फर को 30 पाउंड्स नहीं मिल सके, बिकॉज रीजन ये था कि वेल्फर जो थे वो एबल नहीं थे। ठीक है, मतलब वो देने में समर्थ नहीं थे, 30 पाउंड वो नहीं भेज पाए अपने काम काज के चलते हुए। तो श्रीमती वेल्फर ने क्या किया, उन पर केस कर दिया कि इन्होंने मुझसे क्या कहा कि ये मुझे 30 पाउंड देंगे एज अ एग्रीमेंट। ठीक है, एज अ एग्रीमेंट इन्होंने मुझसे कहा कि ये मुझे 30 पाउंड देंगे मंथली, बट ये उस प्रॉमिस को, है ना, उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में इन्होंने इन पे केस किया जो कि इंग्लैंड में चला। ठीक है, इंग्लैंड में चला। वहां के जो न्यायाधीश थे लॉर्ड एक्टिन, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया कि इसमें श्रीमती वेल्फर किसी भी पैसे को पाने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था कि भाई घर के एग्रीमेंट्स को हम लीगल वे में नहीं ले सकते। ठीक है, अगला केस जानते हैं, जो है वो है रोज वर्सेस क्रॉम्पटन कंपनी का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में हम बात करेंगे। रोज वर्सेस क्रॉम्पटन कंपनी जो ये केस था,
ये रोज वैसे रोज भी एक कंपनी ही है, तो यहाँ पे हम रोज कंपनी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कहा गया कि जो ये कंपनी है यानी रोज कंपनी है, उसका जितना भी सेल होगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट होंगे, उसका जितना भी जिम्मेदारी है कि कंपनी क्या करे, माल बेचने की जितनी भी जिम्मेदारी है सेलिंग की, वो एजेंट नियुक्त करेगा। कौन? क्रॉम्पटन कंपनी नियुक्त करेगा। ठीक है, एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? क्रॉम्पटन कंपनी को दी गई। लेकिन ठीक है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। ऐसे में उनका जो एग्रीमेंट पेपर बना उसमें ये था कि ये जो क्षेत्राधिकार होगा इसका, वो न्यायालय के अंतर्गत नहीं होगा। मतलब दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया गया। तो क्या आप लोग बताइए, ऐसे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग न्यायालय केस जब सुनेगा तो उसमें उसका हस्तक्षेप वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा, बिकॉज पहले ही उसमें मेंशन किया गया कि इसमें क्षेत्राधिकार न्यायालय का मान्य नहीं है ना। तो ये ऐसा जो एग्रीमेंट है वो न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, उसमें न्यायालय फैसला क्या ही सुनाएगा। तो इसलिए ये क्या है, लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा फैसला सुनाया था किसने? न्यायाधीश लॉर्ड स्कटन ने। इनका जो फैसला था, उनका कहना था इस मुकदमे में ठहराव में पहले ही बता दिया गया है कि यह वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं है और इसमें क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। किसको? रोज कंपनी को। कि मतलब उस एग्रीमेंट में भी मेंशन है कि क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है इसको, किसका? न्यायालय का। ठीक है, अब हम केसेस के बारे में जान चुके, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे हम इसके बारे में जो इसके रूप हैं और प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आइए जानते हैं कि एग्रीमेंट के टाइप्स क्या-क्या हैं और किस चीज़ को कौन सा एग्रीमेंट का टाइप डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है। स्टार्ट करेंगे उत्तरदायित्व के आधार पर। दो एग्रीमेंट हैं, एक एक पक्षीय और एक द्विपक्षीय। एक पक्षीय एग्रीमेंट जो है ये क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक पक्ष जो है वो वचन को पूर्ण कर चुका है, यानी प्रॉमिस को कंप्लीट कर चुका है। पर जो दूसरा है, दूसरा साइड है, दूसरा पक्ष वाला है, उसने अभी तक नहीं किया है। यानी ऐसा है कि जैसे आप मेरे से बात करने आए कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, और आपने अब मुझे फीस दे दी बट मैंने आपको पढ़ाया नहीं। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? ये एक पक्षीय है। ठीक है, जो दूसरा ये वाला है, दूसरा वाला यानी द्विपक्षीय एग्रीमेंट, यानी दो पक्षीय ठहराव। इसमें क्या होता है, दोनों का बाकी है, प्रतिफल है और दोनों का बाकी है। मतलब आप आए मुझसे बात किए कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, ना आपने पैसा दिया ना मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन ये फिक्स है आप मेरे यहाँ आएंगे पढ़ने। ठीक है, और कॉन्सिडरेशन यानी फीस फीस भी फिक्स है, 500 रुपए मैं लूंगा, 1000 रुपए मैं लूंगा। ठीक है, जो भी अमाउंट है वो मैं आप मुझे पे करेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक अभिव्यक्त ठहराव और एक गर्भित ठहराव। अभिव्यक्त ठहराव जो होता है वो लिखित मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। आप मेरे से आए, बात किए सामने से, या लेटर लिखा, लेटर कौन लिखता है आज के समय में, चैट। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने मुझे चैट किया कि सर मैं आपके यहाँ आऊंगा पढ़ने, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है? गर्भित सॉरी अभिव्यक्त ठहराव कहलाता है। और जो नीचे वाला है यानी गर्भित ठहराव, बिना बोले आदमी समझ जाता है कि एग्रीमेंट हुआ है। जैसे मोस्टली एग्जांपल इसका मैं बेस्ट अगर बताऊं आपको तो है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में जब आप बैठते हैं तो मान ही लेते हैं कि जहां तक मुझे जाना है वहां तक का मैं किराया पे करूंगा तभी जाएंगे, है ना। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है? गर्भित ठहराव। लास्ट है प्रवर्तनीयता के आधार पर। दो है, एक वाइड यानी व्यर्थ और दूसरा व्यर्थनीय यानी वॉइडेबल। जो वाइड एग्रीमेंट है यानी व्यर्थ ठहराव है, वो अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वो राजनियम को नहीं मानता है, लॉ को नहीं मानता है। दूसरा जो है यानी वाइडेबल एग्रीमेंट है, वो एक द्वारा एनफोर्सेबल है, यानी एक जो है वो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है और दूसरा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। एक लॉ का पालन करेगा और एक नहीं करेगा। ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? व्यर्थनीय एग्रीमेंट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसका लास्ट है, इसके बाद हम आधार जो है ये खत्म कर देंगे, यानी टाइप्स जो है ये खत्म कर देंगे। निष्पादन के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक निष्पादित और एक निष्पाद्य। देखिए, जो निष्पादित ठहराव होता है यानी निष्पादित एग्रीमेंट होता है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। ठीक है, दायित्व तो पूरा किया जा चुका है। इसमें होता क्या है, जो दोनों पक्षकार है उन्होंने अपना अपना जो लाइबिलिटी था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं
उसको निष्पादित यानी एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट कहा जाता है। जो ये निष्पाद्य ठहराव है, इसमें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि इसका जो भी काम है वो भविष्य में होगा, ठीक है, यानी जो भी पूरा होगा, शर्तें पूरी होंगी, वो इन फ्यूचर काम होगा इसका। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? निष्पाद्य ठहराव कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है। ठहराव और अनुबंध में अंतर। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन का अंतर है ना, डिफरेंस क्या है? इसका जो सेक्शन है वो क्या है, 2H है, और इसका जो सेक्शन है वो 2E है। देखिए, परिभाषा में भी अंतर। परिभाषा, प्रत्येक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे क्या कहते हैं? हम अनुबंध कहते हैं। और प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है ना। इसके बारे में हम अभी पढ़े हैं। व्यापकता क्या है? क्षेत्र सीमित होता है किसका? अनुबंध का। ये सीमित क्षेत्र में होता है, और इसका जो क्षेत्र है वो असीमित होता है। कहीं भी हम आम जगहों पर भी ठहराव का एग्रीमेंट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होता है। तो जाहिर सी बात है, हो जाता है विद कंसिडरेशन हो तो भाई लीगल एग्रीमेंट बन जाता है। और नेक्स्ट क्या? प्रकृति। केवल वैध ठहराव ही अनुबंध होता है, ठीक है। अवैध है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। वैध अवैध दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं भाई। जाहिर सी बात है, वैध भी है तो भी एग्रीमेंट है, अवैध है तो भी एग्रीमेंट है। अगर अवैध है तो अवैध एग्रीमेंट हुआ, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है? आधार क्या है इसका? अनुबंध की आधारशिला ठहराव है। अनुबंध जो है उसका आधारशिला क्या है? ठहराव है। ठहराव अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी उसमें क्या राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, तो उसमें शामिल हो वो क्या बन जाता है? अनुबंध हो जाता है। वो अनुबंध में यानी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन इसकी आधारशिला क्या? प्रस्ताव एवं स्वीकृति। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जब हो तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। अगर विथ कंसिडरेशन हो तो वो क्या होता है? लीगल एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। प्रभाव क्या है इसका? राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक है ना, यानी लीगल होना, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना इंपॉर्टेंट है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। बट इसमें आवश्यक नहीं है, ठीक है। बिना आवश्यकता के भी ये, बिना एनफोर्सेबिलिटी के भी ये ठहराव ठहराव ही रहता है। ये हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं।